Hello students, myself Sarvendra Singh and you are watching your channel सरस्वती ट्यूटोरियल्स। और हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी और इस टॉपिक में हमने अब तक पढ़ लिया है चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, cause of current, free electron and much more things। आज हम स्टडी करेंगे कि जब भी किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो और कौन सी घटनाएं वहाँ पर घटती हैं, जिसकी वजह से और कौन सी नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि हमारे सब्सटेंस के पास क्या है जो हमारे करंट को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को एक एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ते हैं तो उसमें जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर फ्लो होते हैं इस तरह से, और इस फ्लो की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर एक इलेक्ट्रिक करंट इंटरनली फ्लो होता है इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इस कंडक्टर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा लेते हैं, जैसे हमने ये हिस्सा उठाया और इसको हम एनलार्ज करके देखते हैं। तो जब हम इसे एनलार्ज करते हैं तो हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से फोकस करके देखिएगा। ये जो कंडक्टर है ये बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिनको हम एटम कहते हैं, इनसे मिलकर बना है। ठीक है, और ये एटम एक दूसरे से एक फोर्स से बंधे हुए हैं जिसको हम कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस, और इनके बीच थोड़ा सा स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस, या हम इसे इंटर पार्टिकल स्पेस भी कह सकते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एक फोर्स से, और हम ये देखते हैं कि ये जो आपका इंटरनल सिस्टम है ये एक टाइप का जाल बना लेता है जिसमें बीच में काफ़ी सारा स्पेस भी होता है। मैं इसे कंप्लीट नहीं कर रहा, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये जो स्पेस है इसी में हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो एक रैंडम मोशन होता है, यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बट जब हम उसे रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसे नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ जाना होता है। ठीक है, अब जबकि ये नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में इसे बहुत सारे अपने जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये आपका नेगेटिव एंड है और ये आपका पॉजिटिव एंड है। अब ये किसी भी डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे सडनली आपने देखा कि ये इधर जा रहा था, लेकिन जैसे ये इधर जा रहा था, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सीधा डायरेक्शन में चलेंगे, क्योंकि इसके पास पहले से मोशन था और इसका मोशन प्रभावित होने वाला है। तो जैसे ये आगे बढ़ता है तो ये एक एटम से टकरा जाता है। जब एटम से टकरा जाता है तो इसकी एनर्जी लूज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पर लगा रखा है जो इसको फिर से एनर्जी देता है और ये आगे की ओर बढ़ता है। तो पहले ये जा रहा था इधर, यहाँ पर हिट कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा इस स्पेस को और बड़ा करके देखता हूँ। हमारे पास कुछ इस तरह से लैटिस बनी हुई है यहाँ पर।
कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर चला, यहाँ से हिट किया और थोड़ा सा ऐसे बढ़ा, इसको एक दूसरा एटम मिला और ये ऐसे चल दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको एक और एटम मिला और ये इधर की ओर चल दिया, बट ये जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ही, ठीक है। तो रास्ते में इस फ्री इलेक्ट्रॉन को, जो कि यहाँ से मूव होना स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं और अपने जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, जो उसके मोशन को डाइवर्ट कर देते हैं और इसकी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं। तो जब इसकी एनर्जी लूज़ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो आपका करंट है उसका फ्लो कम हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि करंट के फ्लो को एक ऐसा सिस्टम है जो रोकने की कोशिश करता है और इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो बात करते हैं आखिर इस वजह से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होने वाली है ये डिपेंड करती है हमारे मटेरियल पे, कि जिस मटेरियल का हमने ये कंडक्टर चूज़ किया है। अब अगर इस मटेरियल में नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हैं या नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इंटर एटॉमिक स्पेस कम है या इंटर एटॉमिक स्पेस ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे जो चार्ज का फ्लो है उसे बाधित कर देती हैं। बाधित करने का यहाँ पर मीनिंग है कि चार्ज के फ्लो में एक प्रतिरोध को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो हम इसे कह सकते हैं अवरोध, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो ये जो आपके एटम्स हैं और हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, अवरोधित करते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई और उसे हमने कहा रेजिस्टेंस। हिंदी में हम इसे प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर हम परिभाषात्मक रूप में इसे देखें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक के अंदर आवेश के प्रवाह को बाधित करने हेतु जो भी प्रॉपर्टी आती है वही प्रॉपर्टी है हमारी रेजिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हमने समझा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन चला उसको एक एटम मिला, एटम से ये क्या हो गया, इसने एटम को टक्कर मारी, ठीक है। तो इसने जब एटम को टक्कर मारी तो इससे कोलिजन कहते हैं। तो कोलिजन होने की वजह से इसकी एनर्जी लूज हुई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हो गई। तो कॉज क्या है आपको समझ में आ रहा है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइड विद द एटम्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे एटम्स से टकराते हैं और अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं। तो ये हमारी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो जाती है। एक बार हम इसके कॉज को फिर से समझ लेते हैं। ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जा रहा था, इसके पास एनर्जी थी जो इसको एक्सटर्नल सोर्स से मिली थी। रास्ते में इसे एक एटम मिल जाता है, ये इसको हिट करता है और हिट करने से एनर्जी को लूज करता है। क्योंकि जब ये इसको हिट करेगा तो ये वाइब्रेटिंग स्टार्ट कर देगा, तो इसको एनर्जी मिली, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये हिट करने के बाद फिर ये आगे बढ़ता है तो इसको एक दूसरा एटम मिल जाता है यहाँ पर, ये फिर से इसको हिट करता है, थोड़ी एनर्जी फिर से लूज़ होती है। बट हमने एक बाहर से सोर्स दे रखा है, ठीक है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के बीच होने की वजह से इसको फिर से एनर्जी मिलती है और ये आगे बढ़ता है। और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते
इस तरह से आपकी पॉजिटिव प्लेट तक पहुंच जाता है। तो कई सारी टक्करों के बाद, कोलिजन्स के बाद जब ये पहुंचता है, इस वजह से हम कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो में ये जो आपके कोलिजन्स हैं ये बाधा उत्पन्न करते हैं। तो टक्कर के कारण जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कि जो भी आपका अपोजिट सिस्टम, जो भी हमारे करंट को अपोज करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसका अगर हम मेन कॉज देखें तो सभी कॉजेज में हमें एक ही कॉज नज़र आता है, वो है टक्कर। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और मोर कोलिजन, मोर रेजिस्टेंस। लेस कोलिजन, लेस रेजिस्टेंस। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं इसके सिंबल की, जिसको हम कहते हैं नोटेशन। तो इसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। अब देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो करंट को कम करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगा, बढ़ेगा, तो हमारा जो करंट है वो डिक्रीज़ करेगा। और इसी के रिवर्स में अगर हम कहें कि रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज़ करता है तो हमारा करंट इंक्रीज़ करेगा। तो करंट के इंक्रीज़ होने के लिए हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और करंट को कम करने के लिए हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए। हम दोनों प्रकार के सिस्टम्स का यूज़ अपनी लाइफ में करते हैं। कहीं पर हमें करंट अधिक चाहिए होता है तो हम कम रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, और जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस करंट कम चाहिए होता है वहाँ पर हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को, ज़्यादा रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं। तो ऑल ओवर हमारा जो रेजिस्टेंस है ये अपोज करता है हमारे करंट को। तो चलिए देखते हैं कि और किन क्वांटिटीज़ पर ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये निर्भर कर सकता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि इसका मेन कॉज है कोलिजन का। तो अगर हम किसी मटेरियल को लें और उसकी सारी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट कर दें, मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ। तो ये हमारे पास एक वायर है। इस वायर की अगर बात करें हम, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल कंडीशंस की। भौतिक अवस्थाओं की। तो ये जो वायर की लेंथ है ये इसकी एक फिजिकल कंडीशन है। ये जो हमारे वायर का क्रॉस सेक्शन है इसका जो एरिया है ये एक फिजिकल कंडीशन है। हमारा जो वायर है इसका जो मटेरियल है ये एक फिजिकल कंडीशन है। तो फिजिकल कंडीशन में हम देख रहे हैं हमारे पास है लेंथ, हमारे पास है क्रॉस सेक्शन एरिया, हमारे पास है मटेरियल टाइप, और अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर,
क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारे मटेरियल का कन्फिगरेशन चेंज हो जाता है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे मटेरियल के अंदर जो एटम है उनके बीच डिस्टेंस चेंज हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर भी इस सिस्टम पर प्रभाव डालता है। तो मटेरियल टाइप हो गया, टेम्परेचर हो गया और प्रेशर। ठीक है, तो ये फिजिकल कंडीशंस हैं। अगर हम इन सभी को कांस्टेंट कर दें, स्थिर, यानी कि ये ना बदलें, तो इनके ना बदलने से क्या होगा? तो अगर ये स्थिर हैं तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमने अगर फिजिकल कंडीशंस को नहीं बदला, भाई हमने एक मटेरियल लिया, अब उस मटेरियल की लेंथ नहीं बदल रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ एटम कांस्टेंट हो जाएंगे और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मान लीजिए कि इसमें 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर हम मटेरियल चेंज ही नहीं करेंगे तो वो 10 के 10 ही रहेंगे। अगर ये 100 एटम्स से मिलकर बना है और हम मटेरियल को नहीं बदलेंगे, लेंथ को नहीं बदलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को नहीं बदलेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमारे एटम्स भी कांस्टेंट हो जाएंगे। और हम देख रहे थे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो हमारे कोलिजन पर है। तो कोलिजन यानी कि टक्कर, और टक्कर किसके किसके बीच हुई? वो हुई फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये भी स्थिर हो जाएंगी। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे तक आने में 10 कोलिजन्स से गुजरता है, 10 कोलिजन्स होते हैं, तो वो भी संख्या जो है वो फिक्स हो जाएगी। और अगर आपकी ये नंबर भी फिक्स हो जाती है तो ऐसी कंडीशंस में कोलिजन्स से प्रोड्यूस होती है प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस, तो वो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस किन किन परिस्थितियों में कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि हमने जब तक मटेरियल की लेंथ नहीं बदलेंगे, जब तक मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदलेंगे, जब तक मटेरियल नहीं बदलेंगे, जब तक हम टेम्परेचर में चेंजेस नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है। तो किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस इन कंडीशंस के अंतर्गत कांस्टेंट बना रहता है। इज इट ओके? और अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में कि ओम्स लॉ ने इस रेजिस्टेंस को इस कैपेसिटेंस के इस कंडक्टर के साथ कैसे रिलेट किया है। तो इसे समझने से पहले हम कुछ छोटी क्वांटिटीज़ को और समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक पाइप है, ठीक है, और हमें इसमें वाटर का फ्लो देखना है। हमारे पास एक इसी साइज का पाइप है बट वो ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ पर भी हमें वाटर का फ्लो देखना है। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये कुछ एंगल बनाता है और ये कुछ एंगल बनाता है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये ज़्यादा है और ये कम है, तो वाटर कहाँ तेज चलेगा? इस लोकेशन पे, क्योंकि ये ज़्यादा तिरछा है, ज़्यादा हाइट पे। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर कुछ एनर्जी है और यहाँ पर भी कुछ एनर्जी है, और इस एनर्जी में डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ भी एनर्जी में डिफरेंस है। तो हम देखते हैं जब हाइट में डिफरेंस, ये देखिए ये हाइट है, तो ये 0 हाइट पे है, ये h हाइट पे है,
यहाँ पे h है, यहाँ पर 0 है। ऐसे देखें यहाँ पर ये h, चलिए यहाँ 1 कर देते हैं और इसे 2 कर देते हैं, और ये 0 है। तो हम देख रहे हैं H2 बड़ा है किससे? H1 से। तो MgH2 बड़ा हो जाएगा किससे? MgH1 से। तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है यहाँ की अपेक्षा, और यहाँ तो 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0 एनर्जी है। तो डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है? यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ पर डिफरेंस कम है। तो जब डिफरेंस ज़्यादा होता है तो फ्लो तेज होता है। हाई डिफरेंस ऑफ एनर्जी फ्लो फास्ट। फास्ट का मतलब यहाँ पर जल्दी से है, और अगर कोई चीज़ जल्दी हो रही है तो लेस टाइम में होगी, लेस टाइम, ठीक है। तो यहाँ टाइम कम लगेगा, वाटर को यहाँ से यहाँ आने में कम टाइम लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सिमिलरली हम यहाँ पर अगर पोटेंशियल की बात करें, जैसे हम एनर्जी के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हम क्या देखेंगे कि जैसे एनर्जी का डिफरेंस हाई होने से स्पीड बढ़ती है, टाइम कम होता है, वैसे पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ने से भी जो हमारे चार्जेस हैं उनकी स्पीड बढ़ती है, और कम टाइम में वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ अन्य छोटी जानकारियों से आपको जोड़ना चाहेंगे। हमने फार्मूला देखा था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यू हमारा न्यूमरेटर में है, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो क्यू के बढ़ने पर करंट बढ़ता है, और टी हमारा डिनोमिनेटर में है, तो हम देख रहे हैं टी के बढ़ने पर करंट कम हो जाता है। हम इसका अपोजिट भी यूज़ कर सकते हैं कि टी के घटने पर हमारा जो करंट है वो बढ़ जाएगा। तो करंट के इंक्रीज़ होने के लिए जो दो मुख्य शर्तें हैं, I इंक्रीज़ होता है जब Q बढ़ता है और टाइम घटता है। तो अगर हमने एक कंडक्टर चूज़ किया, ये, और इसको हमने फिक्स्ड फिजिकल कंडीशंस जो कि मैंने अभी आपको बताई थी उनमें रखा, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई, ठीक है, और इसको हमने एक की से जोड़ दिया इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ अपना कंडक्टर और उसकी फिजिकल कंडीशंस को चेंज नहीं करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये फिक्स्ड हो जाएंगे, न बढ़ेंगे और न ही घटेंगे। और इनके फिक्स होने का मतलब है कि हमारा जो Q है वो फिक्स्ड है, यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो Q हमारा कांस्टेंट हो गया कब? जब हमने कंडक्टर्स को एक ऐसी फिजिकल कंडीशंस के अंदर रखा जहां उसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल और प्रेशर सब कुछ स्थिर था। अब हम बात करते हैं टाइम के बारे में। भाई Q अब हमारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि Q फिक्स हो चुका है, बढ़ नहीं सकता। तो Q की वजह से अब हम करंट को इंक्रीज नहीं करा सकते हैं। तो अब हम अगर करंट को इंक्रीज कराना चाहते हैं तो हमारा जो दूसरा सेक्शन है वो कहता है टाइम को डिक्रीज करिए। और अभी हम लोगों ने देखा था जब हमारा डिफरेंस ज़्यादा होता है तो मोशन फास्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 12 वोल्ट की एक बैटरी ली, तो यहाँ पर आप देखेंगे +12 -12 के बीच एक डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिफरेंस की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो 12 वोल्ट की बैटरी से इलेक्ट्रॉन को आपने फ्लो कराया, उसके बाद आपने इसे हटाकर रिमूव करके 15 वोल्ट की बैटरी रख दी।
तो 15 वोल्ट की बैटरी रख देने का मतलब है +15 -15। तो ऐसी कंडीशन में आपका डिफरेंस बढ़ जाता है। देखिएगा +12 -12, इसके बीच एक डिफरेंस अगर हमें देखना है, या आप इसे लो पोटेंशियल को 0 भी से भी देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हम जो देख रहे हैं उसे थोड़ा सा समझेंगे। ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, और ये हमारा +12 है, और ये हमारा -12 है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये हमारा 0 है नंबर लाइन पे, ये हमारा +12 है, और ये हमारा -12 है। तो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच डिफरेंस हो गया। अब अगर हम दूसरी बैटरी लगाते हैं तो यहाँ हमें 15 मिलता है, और यहाँ हमें -15 मिलता है। तो अब हम देख रहे हैं हमारा डिफरेंस देखिए बढ़ गया। तो डिफरेंस के बढ़ने से आपके इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की स्पीड बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन के मोशन की अगर स्पीड बढ़ रही है तो हमारा टाइम डिक्रीज़ कर जाएगा। और अगर टाइम डिक्रीज़ कर जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा करंट इंक्रीज़ कर जाता है। तो करंट को इंक्रीज़ करने के लिए टाइम डिक्रीज़ करेंगे, और टाइम डिक्रीज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करने से। तो यहाँ पर हम इस रिलेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो देखिए I इंक्रीजेज बढ़ती है, F Q इंक्रीजेज जब Q बढ़ता है, और साथ ही साथ टाइम क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। और एक कंडक्टर के लिए अगर हम कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस का यूज़ करते हैं, जिसमें हमने बात की थी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, मटेरियल एंड प्रेशर, तो ऐसी कंडीशन में Q कांस्टेंट हो जाता है। अब हमारे करंट को बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो टाइम पर है। अब हम अगर टाइम को कम कर देते हैं तो हमारा जो करंट है वो बढ़ जाएगा। तो व्हेन वी इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यानी कि विभवांतर को क्या करना है, बढ़ाना है, देन स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, एंड टाइम डिक्रीजेज। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर v को हमने बढ़ाया, ठीक है, ऊपर के एरो का मतलब बढ़ाना है यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में टाइम हमारा जो है डिक्रीज करता है, और करंट हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक सीधा रिलेशन देख रहे हैं कि कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस में V को इंक्रीज करने पर I इंक्रीज होता है। ध्यान से देखिएगा रिलेशन, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट बढ़ता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के साथ एक समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनेट रिलेशन रखता है। ठीक है, तो हम इस रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनेट टू I। इज इट ओके? तो ये जानकारियां आपने समझ ली। अब हम चलते हैं ओम्स लॉ की ओर। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर और प्रेशर अगर स्थिर होती हैं तो चालक के सिरों, ये चालक के सिरे हो गए कंडक्टर के, इनके बीच जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यानी कि जो बैटरी से हम इसको पोटेंशियल सप्लाई करते हैं, उसके बढ़ने पर करंट बढ़ता है और उसके घटने पर करंट घटता है। यानी कि हम कह सकते हैं, इफ फिजिकल कंडीशंस, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर एंड प्रेशर
ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर हमने ले लिया तो एक बात और यहाँ पर फिक्स्ड हो जाती है कि अब हम मटेरियल को चेंज नहीं कर रहे हैं। आर कांस्टेंट देन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, जो हमारा कंडक्टर है उसके एंड्स के बीच जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट के प्रपोर्शनेट होता है, यानी कि चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि V पोटेंशियल डिफरेंस था और हमने I करंट देखा, तो हम देखेंगे V प्रोपोर्शनेट टू I। यहाँ पर हम अगर प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं तो हम लेकर आते हैं एक कांस्टेंट, और साथ में आपके पास क्या आ गया, I। और अभी देखिए हम लोगों ने इसके पहले ही चर्चा करके रखी है कि अगर हमारे कंडक्टर की लेंथ, ब्रेथ, टेम्परेचर, प्रेशर, मटेरियल चेंज नहीं होता है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो हम देख सकते हैं V इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आर आई, या इस रिलेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है, एक बार फिर से यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ कि कंडक्टर के एंड के बीच अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनेट होता है। वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट कम होता है। और यहाँ पर एक कांस्टेंट जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का प्रतिरोध, यानी कि धारा के मार्ग में आने वाला अवरोध। तो ये है हमारा ओम्स लॉ। अगर इसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस का यूनिट निकालना चाहते हैं तो देखिए V का यूनिट वोल्ट पर, I का यूनिट एम्पियर। इसे हम कहेंगे कैपिटल V अपॉन कैपिटल A, यानी कि VA माइनस 1 वोल्ट पर एम्पियर। और क्योंकि ये एक ऐसा लॉ था जिसने इलेक्ट्रिसिटी के अदर सिस्टम को बहुत हेल्प की, इस वजह से ओम्स के लिए, इनके प्रोत्साहन के लिए इस वोल्ट पर एम्पियर को इन्हीं का नाम दिया गया और इसकी जो SI यूनिट है वो बन जाती है इस आधार पर ओम। और इसको हम एक लेटर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है इसका ओम का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो ये है आपका ओम्स लॉ, जिसमें चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखना न भूलें। और उन भौतिक अवस्थाओं में कंडक्टर का जो मटेरियल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। अगर आप मटेरियल भी बदलते हैं तो भी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब अगर इस सिस्टम में हम ये कहते हैं कि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए इसका वैल्यू, V का वैल्यू 1, I का वैल्यू 1, जब आप यहाँ 1 अपॉन 1 पुट करेंगे तो R इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 ओम। तो इस आधार पर अगर हम ओम का डेफिनेशन देखते हैं तो हमें मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो और उसमें इस विभवांतर से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो,
तो ऐसी कंडीशन में इस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। If a conductor gives 1 ampere current on applying 1 volt potential difference across its ends, then its resistance is 1 ohm। तो ये हमारे 1 ओम की डेफिनेशन है। कई बार ये पेपर्स में पूछी जाती है, इसलिए इसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसी सिस्टम को एक ग्राफिकल सिस्टम में कन्वर्ट करके देखें, यानी कि हम बात कर रहे हैं V प्रोपोर्शनेट टू I की, तो हमें क्या प्राप्त होता है उस ग्राफिकल सिस्टम से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम देखने जा रहे हैं VI ग्राफ, वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ। यहाँ पर मैंने एक ग्राफिकल सिस्टम को यहाँ पर ड्रा किया। ये हमारा Y एक्सिस है और ये हमारा X एक्सिस है। हमने अपने X एक्सिस पर करंट को लिया और हमने अपने Y एक्सिस पर वोल्टेज को लिया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को। और स्टार्टिंग में हमने देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा सर्किट है जिसमें हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर से एक बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पर एक की लगी हुई है। जब तक हम इस की को प्रेस नहीं करते हैं तब तक ना तो करंट फ्लो होता है और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है। तो ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस, ज़ीरो करंट। ओके, हमने की को प्रेस किया। की को प्रेस करने से मान लेते हैं कि ये 3 वोल्ट की बैटरी थी, तो 3 वोल्ट की बैटरी से कुछ एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो हमें यहाँ पर ये एक पॉइंट मिल जाएगा। हमने इसके वोल्टेज को 6 वोल्ट किया और हमने देखा कि ये वोल्टेज 6 वोल्ट हुआ, तो उसी आधार पर हमारा ये अगला पॉइंट मिला, ये हमारा करंट आ गया। हमने 9 वोल्ट की बैटरी को यूज़ किया तो हमें अगला पॉइंट मिला और उन सारे पॉइंट्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। अब इस स्ट्रेट लाइन के किन्हीं भी दो लोकेशंस पे अगर हम जाएं, मान लीजिए हमने एक पॉइंट ये चुना और एक पॉइंट ये, तो यहाँ से नीचे आने पे हमें करंट मिलेगा, यहाँ भी हमें करंट मिलेगा, इधर जाने पे हमें वोल्टेज मिलेगा और यहाँ भी हमें वोल्टेज मिलेगा। तो अगर हम बात करें, 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पहुँचे तो यहाँ वोल्टेज है V1 और इस लोकेशन से करंट है I1। हमने पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ाया और बढ़ाकर कर दिया V2, तो हमारा करंट हो गया I2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है। इस ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है और ये जो साइड है, हम इसकी वैल्यू को अगर निकालें तो हम देखेंगे यहाँ से लेकर I2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक I1, तो इतना कितना हो गया I2 माइनस I1। ऐसे ये है V1 और ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक V2, तो ये इतना हो जाएगा V2 माइनस V1। और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और हम देख रहे हैं जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पे है, एंगल में कोई चेंजेस नहीं है और हमारे जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनेट टू I, V और I प्रोपोर्शनेट हैं। और फिर हम बात कर रहे हैं V अपॉन I की, जिसको हम R कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा V की जगह V2 माइनस V1 और यहाँ पर I की जगह पर इस सिरे के लिए केवल यहाँ से यहाँ तक के लिए हमें मिल जाएगा I2 माइनस I1 विच इज़ इक्वल टू R। और इस V2 माइनस V1 को हम कह सकते हैं डेल्टा V और इसे हम कह सकते हैं डेल्टा I। तो थोड़ा सा फोकस करके देखिए, इस ट्रायंगल का ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर को लास्ट ईयर जब हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर मोशन, उसमें हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये जो ढाल होता था इसे हम स्लोप कहते थे। तो ये जो हमें मिल रहा है, देखिए ये क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप, यानी कि ढाल। जैसे वहाँ पर हम लोग देखते थे वेलोसिटी टाइम का जो ढाल होता था वो एक्सेलरेशन देता था, हमें डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ढाल होता था वो हमें वेलोसिटी देता था। वैसे ही यहाँ पर
वोल्टेज और करंट का जो स्लोप है वो हमें रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब बात करते हैं कि ये जो आपका कंडक्टर है इसके लिए हमें जो ग्राफ मिला वो स्ट्रेट लाइन मिला। तो जितने भी इस पूरे यूनिवर्स में ऐसे सिस्टम हैं इलेक्ट्रिकल जिसमें हमको V और I का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, उन सभी को हम ओमिक सर्किट कहते हैं। ओमिक सर्किट, ओमीय परिपथ। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी सर्किट हैं अगर उनका ग्राफ V और I के बीच एक स्ट्रेट लाइन मिलता है तो ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं ओमिक सर्किट, यानी कि ओमीय परिपथ। ठीक है, तो ये था आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में मैं यहाँ पर छोटी छोटी बातें लिख रहा हूँ जिनको आप नोटिस में ले लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आपके ओम के नियम की मुख्य बातें हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़कर कंठस्थ करेंगे। और आज के लेक्चर में इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम सर्किट कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट हम कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।